डॉक्टर मलय मेहता, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज मैं आपसे बात करूंगा रिगार्डिंग कॉम्प्लिकेशन एंड द साइड इफेक्ट रिलेटेड टू हेयर ट्रांसप्लांट। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो हमारे पास आते हैं, उनको दो चीज़ का बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है कि कोई परमानेंट इरिवर्सिबल डैमेज तो नहीं हो जाएगा, ये हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी बहुत पेनफुल तो नहीं है, लॉन्ग टर्म तक मुझे कोई स्कारिंग तो नहीं रहेगा, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ने करवाया, रिलेटिव्स ने करवाया, उनको तो अच्छा ग्रोथ नहीं आया, मुझे कैसे अच्छा ग्रोथ आएगा। सो वी विल ट्राई टू डिस्कस। आज हम डिस्कस करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। मैं ये पूरे वीडियो को 3 पोर्शन में डिवाइड करना चाहता हूँ। जो पहला पोर्शन है उसमें मैं बात करूँगा कि इंट्रा ऑपरेटिव या तो एनेस्थेशिया रिलेटिव कॉम्प्लिकेशन। अगर जब हम एनेस्थेशिया देते हैं, ये पूरा प्रोसीजर है, 90% केसेस में हम सेडेशन भी नहीं यूज़ करते, लोकल एनेस्थेशिया में होते हैं। लोकल एनेस्थेशिया जो ट्यूमिसेंट एनेस्थेशिया के नाम से भी फेमस है, हम यहाँ पे ये दोनों एरिया में देते हैं और रेसिपिएंट एरिया पे देते हैं। जब हम एनेस्थेशिया देते हैं, जो लिग्नोकेन है, ब्यूपिविकेन है, वो शायद एलर्जिक पोटेंशियल कर सकते हैं और कभी कभी पेशेंट को या तो इचिंग आना, रैश हो जाना आफ्टर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स ऑफ इंजेक्शन हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि ब्रीदिंग में इश्यूज़ हो सकता है, या तो आंखों के अराउंड या तो लिप के अराउंड स्वेलिंग हो सकती है। इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शन। जो सिंपल सी एंटी हिस्टामिनिक टैबलेट है या तो एंटी हिस्टामिनिक इंजेक्शन है, स्टेरॉयड के इंजेक्शन है, वो हम देके इमीडिएटली ये चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि इसकी मात्रा बहुत कम है, मतलब 1 लाख 2 लाख पेशेंट्स में ऐसा हो सकता है। रिसेंटली हमने एक फीमेल ट्रांसप्लांट किया था, उसमें हमने भी देखा था कि एक एलर्जिक रिएक्शन था। हमने पेशेंट को इंजेक्टेबल एंटी हिस्टामिन दिया, पेशेंट वॉज मच बेटर, वी डिड एंटायर सर्जरी और कुछ भी उसको कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। कभी कभी एनेस्थेशिया रिलेटेड पेशेंट को लोकल एरिया पे पेन होता है, बट वो एनेस्थेशिया रिलेटेड पेशेंट को जो पेन होता है उसको मैं कॉम्प्लिकेशन नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ उसको सीक्वली है। अगर हम पेशेंट से ज़्यादा सूद करने के लिए या तो बात करते हैं या तो पेन को डाइवर्ट करने के लिए वाइब्रेटरी टूल यूज़ करते हैं, तो उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये हुआ कुल मिला के एनेस्थेशिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। कभी कभी क्या होता है कि अगर डॉक्टर जल्दी में है या तो अनट्रेन्ड डॉक्टर है, विदाउट प्रॉपर एनाटॉमिकल नॉलेज वो फटाफट इंजेक्शन दे रहा है, तो इंट्रा आर्टेरियल या तो इंट्रावेनस वो इंजेक्शन चला जाता है। अगर ऐसा होता है तो हमने देखा है या तो बीपी ड्रॉप होता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, हाइपोग्लाइसेमिया हाइपरग्लाइसेमिया जैसी कंडीशन होती है, या तो कभी कभी पाल्पिटेशन होता है। पाल्पिटेशन मतलब आपके जो हार्ट बीट है आप अच्छे मतलब ज़्यादातर फील करने लगते हो। ये ट्रांजिएंट चेंज है, वो थोड़े टाइम तक रहेगा। अगर आप सिम्टोमेटिक जैसे मेडिसिन दोगे वो सेट हो जाएगा। सो ये है इमीडिएट मैनेजेबल कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू एनेस्थेशिया। अभी लॉन्ग टर्म तक क्या क्या सीक्वली आ सकती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 पोर्शन में, कि रेसिपिएंट एरिया पे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अगर पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट अच्छे से नहीं दिख किया है तो एक लाइन जैसा दिखता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट हेयर लाइन। तो वो एकदम आर्टिफिशियल दिखता है, कोई भी पेशेंट को पता नहीं रहता कि आपका जब हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है तो हेयर लाइन जिगजैग पैटर्न में होना चाहिए, ना कि वो स्ट्रेट पैटर्न में। आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी पता चल जाएगा कि आपने ट्रांसप्लांट किया है और बहुत ही आर्टिफिशियल दिखेगा। सो एक बहुत वियर्ड सा फीलिंग आता है। कभी कभी क्या होता है कि या तो स्किल बराबर नहीं हो या तो इंस्ट्रूमेंट्स बराबर नहीं हो, तो लोकल एरिया पे आपको पैची ग्रोथ आता है कि जो घनापन आपका जो फुल फ्लेजेड ग्रोथ आना चाहिए उसके बदले पार्शली ग्रोथ आता है। सो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सीक्वली पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट। तो रिसिपिएंट एरिया में कभी हमने देखा है अगर कोई बड़ी सी नीडल यूज़ कर रहे हैं या तो ओल्ड इंस्ट्रूमेंट जो वो लोग ऑटोक्लेव कर करके यूज़ ही कर रहे हैं, तो बहुत कोबलस्टोनिंग इफेक्ट आती है। जब आपका हेयर निकलता है तो स्किन के आजू बाजू एक बबल जैसा बनता है, सो उसको हम कोबलस्टोनिंग बोलते हैं। वो शायद हम CO2 लेज़र लेटर या तो कोई क्रीम से उसको मैनेज कर सकते हैं, बट एक तरह का कॉम्प्लिकेशन ही है। कुल मिला के बात करूँ तो रिसिपिएंट एरिया में या तो कोबलस्टोनिंग हो सकता है, स्ट्रेट हेयरलाइन हो सकता है, या तो पैची ग्रोथ हो सकता है। ये एक तरह के कॉम्प्लिकेशन है। पेशेंट आपके साथ खुश नहीं रहेगा, वो 6 महीने 8 महीने 1 साल तक वो कंप्लेन करता ही रहेगा। अगर आपने अनक्वालिफाइड लोगों से या तो फिर अनट्रेन्ड टीम से करवाया है तो ये कॉम्प्लिकेशन आने की ज़्यादा चांसेस है। एक कॉमन सा कॉम्प्लिकेशन है पोस्ट ऑपरेटिव पेन।
अगर अच्छे से आपके पेन किलर दिए गए हैं, अच्छे से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए हैं, तो विद इन 5-7 डेज़ यू शुड बी फीलिंग मच बेटर। वहाँ पे लॉन्ग टर्म तक आपको पेन भी नहीं रहेगा। कोई पेशेंट को पैरेस्थेशिया मतलब 4 से 6 वीक तक संवेदना काफ़ी कम देखने को मिलती है, या तो ज़्यादा संवेदना होती है, ईचिंग होता है, या तो नीडल जैसे सेंसेशन आते हैं। सो वो भी एक तरह की कॉम्प्लिकेशन है, बट दोज कॉम्प्लिकेशन कैन बी इजीली मैनेज। अगर कोई B12 हुआ, अल्फा लाइपोइक एसिड के टैबलेट हुए, या तो एमिट्रिप्टिलिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, तो मेडिसिनल अप्रोच से ये जो काफ़ी हद तक ये कॉम्प्लिकेशंस मैनेज हो सकते हैं। सो कुल मिला के रेसिपिएंट एरिया की मैं बात करता हूँ, या तो टॉप एरिया की बात कर रहा हूँ, कोबलस्टन एक हो सकता है, स्ट्रेट हेयरलाइन हो सकती है, या तो फिर पैची ग्रोथ हो सकता है, और एबनॉर्मल सेंसेशन हो सकते हैं। अभी मैं बात करता हूँ डोनर एरिया के कॉम्प्लिकेशन की। काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि FUT जो थी, जो स्ट्रिप टेक्निक थी, उसमें आपको लीनियर स्कार आता है और वही सर्जरी से आपको स्कार आता है, बट FUE से स्कार नहीं आता। बट ये गलत बात है। अगर आपकी सर्जिकल स्किल बहुत अच्छी है, आपने ट्राइकोफाइटिक सूचर किया है, तो FUT का स्कार भी बहुत हद तक मिनिमल दिखता है और लॉन्ग टर्म उसके कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। और मैं वही बात करूँ कि पुअर FUT किया है तो एक लीनियर स्कार तो दिखेगा, बट बहुत वाइड स्कार दिखेगा, वहाँ पे हेयर ग्रोथ नहीं हुआ होगा और बहुत वियर्ड सा दिखेगा। इवन पीछे से या साइड से भी कोई भी इंडिविजुअल को पता चल जाएगा यहाँ से उनके कुछ ग्राफ निकाले गए, यहाँ से कुछ बाल निकाले गए हैं। सो एक स्कारिंग इज़ अ मेजर कॉम्प्लिकेशन इन FUT सर्जरी, बट अगर अच्छे से किया गया है तो आपको नहीं दिखेगा। दूसरा है FUE प्रोसीजर। FUE में क्या होता है कि माइक्रो पंचर से वो लोग 1 by 1 फॉलिकल एक्सट्रैक्ट करते हैं, 1 by 1 फॉलिकल को हार्वेस्ट करते हैं। अगर पंच का साइज़ बड़ा हुआ, 1 mm, 1.2 mm हुआ, तो शायद वो स्कार ज़्यादा दिख सकता है। ओवर हार्वेस्टिंग कर लिया, जैसे कि बहुत नज़दीक पंच कर दिया, तो भी आपका लीनियर स्कार आ सकता है। कभी कभी क्या हो गया कि डोनर एरिया बहुत स्मॉल हुआ और रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हुई, तो भी डॉक्टर एंथुजियाज्म में ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लें, तो भी आपको पंच वाले स्कार दिखेंगे। सो कुल मिला के FUE में भी स्कार दे सकते हैं अगर आपको केस सिलेक्शन बराबर नहीं, अगर आपका हार्वेस्टिंग बराबर नहीं है तो। बट अगर हमने स्मॉल पंच यूज़ किया, 0.7, 0.8 mm का पंच यूज़ किया, अप्रोप्रिएट स्पेसिंग करके उसको पंचिंग किया, तो आपको स्कार नहीं रह सकते। दूसरा एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है अपार्ट फ्रॉम स्कार एट द बैक एरिया, सिस्ट बनना। छोटे बबल्स जैसे बन जाते हैं शुरुआत के दिन में, 4 से 6 वीक तक वो बबल्स रहते हैं। अगर वो इग्नोर किया, अगर आपके डॉक्टर को पता नहीं उसको क्या करना है, या तो एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं दिया, या तो उसमें जो बरीड ग्राफ्ट होते हैं उसको अच्छे से नहीं निकाला, तो वो बड़ा सा एपिडर्मल इंक्लूजन सिस्ट भी बन सकता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आपका जब सर्जरी हो तो 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, जब फर्स्ट फॉलोअप हो, प्रॉपर्ली आपका डॉक्टर है वो इवेल्युएट करे, फ्रंट एरिया को देखे, डोनर एरिया को देखे, एंड देन अगर उसके रिलेटेड कोई भी सीक्वली हो तो वो अच्छे से मैनेज हो जाए। सो ये वीडियो में हमने बात की हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। पहला जो ग्रुप था उसमें मैंने एनेस्थेशिया और इमीडिएटली रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन बात की। सेकंड जो पोर्शन था वीडियो के, उसमें मैंने बात की रिसिपिएंट एरिया में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, और थर्ड लास्ट पोर्शन में हमने डिस्कस किया कि डोनर एरिया पे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अगर ये ज़्यादा एग्जॉस्टिव वीडियो लगा है, आपको फिर भी कुछ इसमें मिस आउट हुआ है, तो you can always drop the thing in the comment section. We will try to answer that. Hope this was useful to you. I am Dr. Malay Mehta, cosmetic dermatologist from Mumbai. Thanks a lot. Bye. Take care.